डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बरतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से बीएससी थर्ड ईयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम फाउंडेशन कोर्स हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 की समरी और एग्जाम के ओरिएंटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना और नोटबुक लेके बैठ जाओ। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये आज क्लास में हम सतपुड़ा के जंगल, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, एक कविता है, इसकी डीप स्टडी करेंगे और इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विथ इजी वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। तो इनकी बात करते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में कविता का गांधी कहा जाता है और सहजता का कवि कहा जाता है। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को टिहरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की और स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। काव्यधारा यह अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। तब 1951 के सप्तक के प्रमुख कवि। ठीक है, नेक्स्ट इनकी भाषा शैली की बात करते हैं। तो इनकी भाषा शैली सरल, सहज और आम बोलचाल हिंदी है, जिसमें एक आंतरिक संगीतमय लय होती है। और इनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख और चित्र और त्रिकाल संध्या इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मुख्य पुरस्कार की बात करें तो इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनका जो निधन है वो 20 फरवरी 1985 को हुआ। अब आगे पढ़ते हैं इनकी कविता, जिसका नाम है सतपुड़ा के जंगल। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली कुछ पंक्तियां। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। कवि भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के वनों की गहराई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जंगल बहुत अधिक सघन और घने हैं। अर्थात जो जंगल है वो घनघोर है, उसमें अत्यधिक पेड़ पौधे, यहाँ इतनी अधिक शांति और सन्नाटा पसरा हुआ है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये जंगल बिना किसी हलचल के आलस में डूबे हुए और अनमने, उदास या बिना किसी इच्छा के से प्रतीत होते हैं। दूसरी पंक्ति शांति और सघनता की ओर संकेत करती है। झाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ खड़े हैं, आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। इन पंक्तियों में वनस्पति के माध्यम से सन्नाटे को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि जंगल में छोटे बड़े, ऊंचे और नीचे कई प्रकार के पेड़ पौधे, जिसे कवि झाड़ कहते हैं, उगे हुए हैं। वे सब अपनी आंखें बंद करके एकदम स्थिर और शांत खड़े हैं। जहाँ उगने वाली घास और काश अर्थात एक प्रकार की वनस्पति पूरी तरह चुप है। अर्थात वहाँ के पेड़ पौधे और काश नाम की जो एक वनस्पति है वो भी कवि को कैसी प्रतीत होती है? चुपचाप। शाल के विशाल वृक्ष मौन मूक है और पलाश के पेड़ भी शांत खड़े हैं। पूरे जंगल में किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं है। तीसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं और दर्शाते हैं जंगल का अभेद रूप। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल। कवि पाठक को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर तुम में साहस है तो इन जंगलों के भीतर प्रवेश करके धसकर देखो। ये जंगल इतने ज्यादा घने और एक दूसरे से सटे हैं कि इनके भीतर ताजी हवा भी आसानी से रास्ता नहीं बना पाती। अंत में कवि फिर दोहराते हैं कि ये सतपुड़ा के घने जंगल चारों तरफ अगाध शांति और आलस फैलाए हुए अनमने से खड़े हैं। तीसरी पंक्ति कहते हैं सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, डाले पत्ते। यहाँ कवि जंगल की जमीन का दृश्य दिखाते हैं। घने वनों की धरती पर हर समय चक्रीय जीवन चलता रहता है। वहाँ पेड़ों से गिरकर सड़ चुके और गल चुके पुराने पत्ते भी बिखरे पड़े हैं, तो वही डालियों से टूटे नए और हरे पत्ते भी गिरे हुए हैं। यह दिखाता है कि जंगल का अपना एक अलग सा पुराना साम्राज्य है। तो पिछली पंक्तियों में जैसा कि कवि ने कहा है, हमने समझा कि सतपुड़ा के जंगल घने हैं, घनघोर है और वहां पर बहुत ही शांति है और दूर से दिखाई देता है एक झुरमुट सा, लेकिन आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें प्रतीत होता है कि इसमें हवा का प्रवेश करना भी मुश्किल होगा। आगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो।
वन के धरातल का सजीव वर्णन करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि इस विशाल जंगल के रास्तों पर पेड़ों से गिरे हुए हर तरह के पत्ते बिखरे पड़े हैं। कुछ सड़ चुके हैं, कुछ गल चुके हैं, कुछ बिल्कुल ताजे हरे हैं, तो कुछ प्राकृतिक आपदा या धूप से झुलस कर जल चुके हैं। ये सभी पत्ते कीचड़ और दलदल के बीच पले और जमा हुए लगते हैं, जिन्होंने पूरे रास्ते को पूरी तरह से ढक दिया है। कवि पाठक को चुनौती देते हुए कहते हैं कि यदि तुम में साहस है तो प्रकृति के इस दुर्गम रूप का सामना करो। इन पत्तों को कुचलते हुए जंगल के भीतर आगे बढ़ो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, लताओं का जाल और प्राकृतिक डर। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। यहाँ कवि कहते हैं कि वनों की डरावनी और सघन बनावट को दर्शाते हैं। जंगल में फैली लताएं अर्थात जंगल में फैली हुई जो लताएं हैं वो जंगल के भयावह रूप को प्रदर्शित करती है। बहुत ही अजीब ढंग से एक दूसरे में उलझी हुई है, जो पेड़ों की डालियों को नीचे की तरफ खींच कर ला रही है। इन रास्तों पर चलने वाले राहगीरों के पैर में लताएं अचानक इस तरह आकर फंस जाती है, मानो वे किसी के प्राण ही कस लेना चाहती हो, और राहगीर डर के मारे कांप उठता है। ये काली काली घनी बेलें देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई विषैला काला सांप रास्ता रोके खड़ा हो, जिन्हें स्वयं प्रकृति ने किसी बड़ी विपत्ति बला की तरह पाल पोसकर बड़ा किया है। अगली पंक्ति में कवि दर्शाते हैं जंगल के खूंखार जीव और आदिम सौंदर्य अर्थात आकर्षक सौंदर्य और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, छोटे बड़े झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। इस भाग में कवि जंगल के भयानक वन्य जीवों और उसके भूगोल का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि यह स्थान खतरनाक अजगरों का घर है। यह जंगल इतना अगम है जहाँ आसानी से पहुंचना मुमकिन नहीं अर्थात मुश्किल ही है, और यहाँ समय या इंसानी गति का कोई मोल नहीं। यह वन सात सात पर्वतों की श्रृंखलाओं को पार करके फैला हुआ है, जहाँ हर आकार के छोटे बड़े वृक्ष मौजूद है। इस घने सन्नाटे के बीच खूंखार शेर और बाघ निवास करते हैं, जिसकी भयानक गर्जना और दहाड़ से पूरा जंगल समय समय पर गूंज उठता है। अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझना जरूरी है। आंख नीचे खड़े झाड़, ये मानवीकरण प्रतीक होता है। यह प्रकृति के बाहरी कोलाहल से दूर रहने, अंतर्मुखी होने और ध्यान मग्न रहने का प्रतीक है। अर्थात जब कोई ध्यान में मग्न होता है तो उस स्थिति को हम आंख नीचे खड़े झाड़ कह सकते हैं। जैसे पौधे स्थिर होकर ध्यान में डूबे हैं, या कोई साधक जब ईश्वर की साधना करता है, इस प्रकार से। नींद में डूबे उगते अनमने जंगल, इस लाइन से ये आशय है यह सभ्यता के झूठे दिखावे और बनावटी भागदौड़ के विपरीत शाश्वत शांति और ठहराव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रकृति इंसानी नियंत्रण से मुक्त है और अपने ही आनंद में सुस्त व शांत बनी हुई है। सांप सी काली लताएं, यह मार्ग में आने वाली अनजानी बाधाओं, जीवन के रहस्यों और उस डर का प्रतीक है जो मनुष्य को प्रकृति के करीब जाने से रोकता है। सड़े गले और हरे पत्ते, जीवन चक्र का प्रतीक अर्थात यह प्रकृति के निरंतर चलने वाले चक्र, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का सुंदर प्रतीक है। सड़े गले पत्ते पुरानी पीढ़ी या अतीत को दर्शाते हैं, जबकि हरे पत्ते नई शुरुआत और निरंतरता का संदेश देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कविता तो रीड कर ली, अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आरंभ में सतपुड़ा के जंगलों को किस अवस्था में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए जागते और भागते हुए, ऑप्शन बी नींद में डूबे हुए उगते हुए, ऑप्शन सी अग्निकांड में घिरे हुए, ऑप्शन डी पूरी तरह से कटे और उजाड़े हुए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नींद में डूबे हुए और उगते हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। झाड़ खड़े हैं आंख नीचे पंक्ति में कवि ने प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया है और इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? मानवीकरण अलंकार। झाड़ों या पेड़ों का आंखें बंद करके ध्यान मग्न खड़े रहना एक मानवीकरणीय क्रिया है, या एक मानवीय क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, कविता के अनुसार सतपुड़ा के जंगल इतने घने हैं कि उनके भीतर क्या प्रवेश नहीं कर पाता? तो ताजी हवा, मतलब इतने घने जंगल थे और पेड़ पौधे इतने स्थिर थे कि उसमें ताजी हवा का प्रवेश करना भी कवि को कैसा प्रतीत होता था? मुश्किल। आगे बढ़ेंगे। कविता के दूसरे अंतरा में
किन मूक और शांत वृक्षों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शाल और पलास। नेक्स्ट, कवि ने जंगल के रास्तों को किस प्रकार के पत्तों से ढका हुआ बताया? तो किस प्रकार के पत्तों से ढका हुआ बताया था? लास्ट स्टेंजा में हमने रीड करा था, सड़े गले हरे और जले पत्तों से। नेक्स्ट, कविता में उलझी हुई लताओं की तुलना किससे की गई है जो राहगीरों के प्राण कपा देती है? तो इसका आंसर आएगा काले सांपों से। नेक्स्ट, सतपुड़ा के जंगलों के भौगोलिक विस्तार को दर्शाने के लिए कवि ने कितने पहाड़ों का जिक्र किया है? तो कितने पहाड़ों का जिक्र किया था? हमने उस स्टेंजा में पढ़ा था, कितने? 7। नेक्स्ट, इस कविता में किन खूंखार वन्य जीवों की गरज और दहाड़ का उल्लेख मिलता है? तो शेर और बाघ का मिलता है। ठीक है, आगे, घास चुप है काश चुप है पंक्तियों के माध्यम से कवि जंगल के किस प्रकार के वातावरण को निर्मित करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्ण मौन सन्नाटा और अगाध शांति का वातावरण। नेक्स्ट है, सतपुड़ा के जंगल कविता का मुख्य केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के आदिम रहस्यमय सघन और जीवंत सौंदर्य का अनूठा चित्रण। क्वेश्चन नंबर 1, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते पंक्ति में पंख दल शब्द का क्या अर्थ है? इसको हमने पढ़ा था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कीचड़ या दलदल का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कविता में चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो कहकर पाठक को क्या चुनौती दी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की दुर्गमता और आदिम रूप का सामना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपटी उलझी लताई पंक्तियों के माध्यम से कवि जंगल के किस विशेष गुण को रेखांकित करते हैं? तो जंगल के अभेद्य सघन और जटिल जालीनुमा स्वरूप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में प्रयुक्त शब्द अगम का सही अर्थ क्या है? जहाँ पहुंचना अत्यंत कठिन या असंभव है, जैसे घने जंगलों में हवा का प्रवेश करना भी कैसा लगता था? अगम लगता था, उसी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गति से परे जंगल वाक्यांश से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूक शाल पलाश चुप है पंक्ति में शाल और पलाश के वृक्षों को मूक और चुप दिखाकर कवि किस मानवीय स्थिति का संकेत देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता प्रकृति के प्रति इंसानी दृष्टिकोण में किस बदलाव की वकालत करती है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के आदिम और अछूते स्वरूप का सम्मान करना और उसमें सीधा हस्तक्षेप न करना। नेक्स्ट क्या रहेगा, कविता में प्रयुक्त काश वनस्पति की क्या विशेषता होती है जिसके कारण उसे चुप कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते पंक्तियों में छिपे जीवन के किस शाश्वत सत्य की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन 10 वाले का भी आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर विद MCQ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।